बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम सेकेंड ईयर के जो चैप्टर 15 है वहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है 1 से लेकर 14 तक वो फर्स्ट ईयर के अंदर इंक्लूड होते हैं, जबकि सेकेंड ईयर जो है वो हमारी चैप्टर 15 और टॉपिक है होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस क्या होता है, सबसे पहले इसके वर्ड पे हम गौर करते हैं। होम्यो बेसिकली होम्योस्टैसिस दो लफ्जों से मिलकर बना है। नंबर 1 इज द होम्यो दैट मीन्स सेम, एक जैसा, एंड स्टैसिस मीन्स कंडीशन। तो इसका मतलब होम्योस्टैसिस का लफ्जी मतलब होता है सेम कंडीशन। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव। इसका मतलब यह है होम्योस्टैसिस का कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले उतार चढ़ाव से अंदर वाले एनवायरनमेंट को बचाना या उसकी प्रोटेक्शन करना, यह क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस कहलाता है। अब यहां पर उतार चढ़ाव क्या होते हैं? अब आपको पता है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है डिफरेंट डेज के अंदर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। या कभी कम होता वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है और कभी बढ़ता बढ़ता वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। लेकिन इन दोनों कंडीशंस के अंदर अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उस दौरान हमारा जो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर मौजूद है कि जो हमें या हमारी बॉडी को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली फ्लक्चुएशन से बचाता है। उसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस कहते हैं। अब यहां पे एक शॉर्ट आता होता है डिफाइन होम्योस्टैसिस, गिव इट सिग्निफिकेंस। तो अब इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से हम बात करते हैं कि उसका पहला पॉइंट ये है कि होम्योस्टैसिस कीप इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज, कि वो अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली जो फ्लक्चुएशंस होती है उसको नैरो रेंज के अंदर रखता है, यानी कम से कम रेंज के अंदर रखता है। अभी हमने टेम्परेचर की एग्जांपल देखी कि वहां पे हमने देखा जो टेम्परेचर है वो 0 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर वेरी करता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम बॉडी की बात करें तो वो कितना होता है? 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में मतलब जो है वो रेंज करता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो होम्योस्टैसिस होती है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली जो फ्लक्चुएशंस होती है उसको एक नैरो रेंज के अंदर रखती है, उसको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देती। उसके बाद नंबर 2 है दैट इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट। एक अहम रिक्वायरमेंट होती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए होम्योस्टैसिस का होना बहुत जरूरी होता है ताकि वो डिफरेंट अडॉप्टेशन या डिफरेंट जो है एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके। अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर होम्योस्टैटिक कंडीशन अगर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो वो या तो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकेगा या हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसलिए जरूरी होता है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होम्योस्टैटिक कंडीशन मौजूद हो तो वो सर्वाइव कर सकेगा। एंड सेकंड थिंग जो होती है दैट कंपेल अडॉप्टेशन इन अ नैरो रेंज एंड कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। सेकंड थिंग अबाउट द होम्योस्टैसिस, जो होम्योस्टैसिस होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो होने वाला जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है उसके अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म जब वो हाई टेम्परेचर के ऊपर रहना सीख जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो उसके अंदर सर्वाइव करना शुरू कर देता है और एट द एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसके आने वाली जो जनरेशन होती है वो मुकम्मल तौर पर उस हॉट एनवायरनमेंट के अंदर कंप्लीटली अडॉप्टेड होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अब हाई टेम्परेचर के ऊपर रहना सीख चुका होता है। अब ये किसकी वजह से होता है? ये बेसिकली होम्योस्टैसिस की वजह से होता है, जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट की जो फ्लक्चुएशंस होती है उनको नैरो रेंज के अंदर रखते हुए उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एवोल्यूट करवाती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसे चेंज करवाकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट के अंदर फिट करती है। अब अगली बात यह है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो काफी ज्यादा उससे इफेक्ट होते हैं। वो मेजर जो है वो 3 चीजें हैं। नंबर 1 वाटर है, नंबर 2 सॉल्ट्स हैं और नंबर 3 जो है वो टेम्परेचर है। ये 3 मेजर मैकेनिज्म हैं जिनको कंट्रोल करना जो है वो बहुत जरूरी होता है और इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म मौजूद होते हैं। इसके अलावा कहता है मेटाबोलाइट्स और बॉडी जो हार्मोन्स होते हैं इनको भी एक रिक्वायर्ड रेंज के अंदर रखा जाता है, इससे ज्यादा नहीं रखा जाता। अभी हमने बात की ससेप्टिबल एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, वो वाटर, सॉल्ट्स एंड टेम्परेचर है। तो इसको इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए 3 डिफरेंट मैकेनिज्म भी डेवलप किए गए हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज द मैकेनिज्म दैट ऑफ रेगुलेशन that generally include loss and gain of water and salt.
सॉल्ट और वाटर की जो रेगुलेशन है या सॉल्ट और वाटर की जो मेंटेनेंस होती है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर सॉल्ट बॉडी के अंदर कम है तो उसको गेन किया जाएगा, अगर एक्सेस की कंडीशन में होगा तो उसे लॉस किया जाएगा। इसी तरह वाटर है, अगर कम बॉडी के अंदर कम है तो उसे गेन किया जाएगा, अगर वो एक्सेस कंडीशन में हो गया तो उसको लॉस किया जाता है। क्योंकि अगर सॉल्ट कंडीशन में कम होगा तो भी हमारे जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकेगा, अगर वो जरूरत से ज्यादा हो गया तो भी वो बॉडी की जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको अफेक्ट कर सकता है, उनको प्रॉपर्ली काम नहीं करने दे सकता। तो इस वजह से जो मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। एंड नंबर सेकंड, एक्सक्रीशन, द मैकेनिज्म दैट एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट like ammonia, urea or uric acid, that is called excretion। आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक केमिकल प्रोसेस पाया जाता है, उसे हम कहते होते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी। अब मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जब नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया बनती है, यूरिया बनती है या यूरिक एसिड बनता है तो उनको बॉडी से एलिमिनेट करना जरूरी होता है, क्योंकि वो काफी पॉइजनस होते हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रोसीड नहीं होने देते। तो उनको एलिमिनेट करने का मैकेनिज्म जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड, थर्मो रेगुलेशन, द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। तो टेम्परेचर को एक काबिल बर्दाश्त हद के अंदर मेंटेन करके रखना, इसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब ये तीनों मैकेनिज्म हम इसी चैप्टर के अंदर हम जो है वो बड़ी डिटेल के साथ हम इन पे बात करेंगे। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ लिविंग एंड फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। अभी हमने बात की कि होम्योस्टैसिस जो है वो वर्क करता है, नैरो रेंज के अंदर फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करके रखता है। तो आया कि वो काम किस तरह से करता है। अब इसके लिए दो कंट्रोल सिस्टम है, एक फिजिकल, एक जो मतलब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम देख सकते हैं, लाइक अगर हम बात करें फ्रिज की बात कर लें या ओवन की बात कर लें। इसी तरह से एक और लिविंग सिस्टम कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अब इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे तो वो कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला कंट्रोल सिस्टम है वो सेम उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह के फिजिकल कंट्रोल सिस्टम करता है। तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सेंसर होता है, दैट मॉनिटर्स अ चेंज। सेंसर या एक थर्मोस्टेट जो कि टेम्परेचर या किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली जो चेंज होती है उसको डिटेक्ट करने वाली जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंसर कहते हैं। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे एक सेट पॉइंट की। फॉर एग्जांपल एक ऐसा मैकेनिज्म हम स्टडी करने जा रहे हैं जहां पर जो टेम्परेचर सेट किया गया है वो सेट किया गया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है जी। अब इस टेम्परेचर के एग्जांपल लेकर हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को हम समझेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अब क्या हुआ कि टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लग गया, टेम्परेचर आगे बढ़ने लगा, ये तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तो मतलब क्या होगा, टेम्परेचर एक्सीड कर गया। अब एक्सीड टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या होगा कि सेंसर जो होगा वो इस चेंज को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद कहां भेज देगा, कंट्रोलिंग सिस्टम की तरफ। कंट्रोल सिस्टम को ये सिग्नल भेजेगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, लिहाजा आप इसके तदारुक के लिए कुछ ना कुछ करें। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है ये आगे कोऑर्डिनेट होता है इफेक्टर्स के साथ। अब इफेक्टर क्या होते हैं, जो किसी भी चेंज को रेस्पॉन्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टर कहते हैं। अब क्या होगा, सेंसर से आने वाला जो सिग्नल होगा कंट्रोलिंग सिस्टम के पास वो आगे सेंड कर देगा किसको, इफेक्टर्स को, कि ये जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, आप इसको क्या करें, आप इसको काउंटर करें। तो ये क्या होगा कि जो इफेक्टर्स होंगे वो जाकर कूलिंग यूनिट्स को ऑन कर देंगे जो कि टेम्परेचर को डाउन करके दोबारा कहां पर ले आएंगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो क्या हुआ, तो मतलब क्या होंगे, वो कूलिंग यूनिट्स को ऑन कर देंगे, यानी कि वार्म यूनिट्स की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, 42 पे गया, तो कूलिंग यूनिट की वजह से टेम्परेचर डाउन होकर दोबारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो है वो उनका लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो है वर्क करता है कि डिफरेंट जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं
जो कि किसी भी स्टिमुलाई को या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली जो चेंजेस होती है उनको डिटेक्ट करती हैं और कंट्रोल सिस्टम यानी कि मेजर हमारे ब्रेन के पास भेज देती है और ब्रेन जो होता है फर्दर इफेक्टर यानी मसल या ग्लैंड्स के जरिए आने वाली जो चेंजेस होती है उनको काउंटर करता है। तो अब ये जो मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए कंट्रोलिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा होता है उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिटेक्शन ऑफ चेंजेस एंड सिग्नलिंग फॉर अफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू द कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब यह है कि अफेक्टर्स तक सिग्नल्स का पहुंचना और अफेक्टर्स का उसी सिग्नल को देखते हुए उसको रिस्पॉन्ड करना, ये क्या कहलाता है? मैकेनिज्म कहलाता है। अब जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है, एक को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं और सेकंड को हम क्या कहते होते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते होते हैं। लेकिन जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम होता है वो हमेशा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करता होता है। उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्ट, ठीक है जी। द इनवर्स अफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर अफेक्टर्स एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली चेंज को उसके उल्ट जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अभी हमने एग्जांपल देखी, टेम्परेचर सेट था 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, बॉडी हॉट हुई, टेम्परेचर कहां पर पहुंच गया? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब इस टेम्परेचर को डाउन करना है तो क्या की जाएगी? कूलिंग की जाएगी। यानी कि अब एक साइड के ऊपर वार्मथ है यानी कि हॉट बॉडी है, अब उसको कूल करने के लिए कूलिंग यूनिट्स ऑन किए जाएंगे। या इसका अपोजिट भी हो सकता है कि टेम्परेचर डाउन हो सकता है कि ठंड की वजह से बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ तो डेफिनेटली बात है उसके बाद वार्मिंग यूनिट्स ऑन किए जाएंगे ताकि टेम्परेचर को ऑन किए जो है वो नॉर्मलाइज किया जाए। तो इसका मतलब होगा कि जिस तरह से आने वाला एनवायरनमेंट से जो सिग्नल होता है उसका उल्ट उसको रिस्पॉन्ड होना, ये क्या कहलाता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। तो अब यहां से अब हमारा टॉपिक जो है वो मेजर स्टार्ट होता है ऑस्मो रेगुलेशन का, और उसमें जो पहली हेडिंग है वो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी। कि बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट का जो है वो किस तरह से बैलेंस मेंटेन रखा जाता है, उनको हम डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 हाइपोटोनिक है, नंबर 2 हाइपरटोनिक एंड नंबर 3 इज कॉल्ड आइसोटोनिक। ये 3 डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी के लिए जो है वो यूज की जाती हैं, ठीक है। अब हाइपोटोनिक क्या होता है? द मोर कंसंट्रेटेड सेल सोल्यूशन एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। इस डायग्राम पे फोकस करें। अगर सेल के अंदर वाला सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड हो बनिस्बत किसके? बाहर वाले के, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक कंप्लीट बॉडी ने, अब हम यहाँ पे एक सिंपल एक सेल की एग्जांपल लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएगा और एक सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा ये सारा का सारा इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है मोर कंसंट्रेटेड, अगर साल्ट्स की तादाद सेल के अंदर ज्यादा हो, सेल से बाहर के जो एनवायरनमेंट है वहां पर कम हो, तो इस कंडीशन को हम हाइपोटोनिक कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? लो साल्ट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेल की निस्बत जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा वहां पर साल्ट की तादाद क्या होगी? कम होगी। तो इस कंडीशन में क्या करेगा? वाटर मूव्स इनटू द सेल। अब यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, जिस साइड पर साल्ट्स की तादाद ज्यादा होती है वाटर उसी साइड पर मूव करता है। अगर सेल के अंदर साल्ट की तादाद ज्यादा होगी तो वाटर जो होगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ मूव करेगा। अगर साल्ट की तादाद सेल से बाहर ज्यादा है तो पानी भी सेल से बाहर ज्यादा मूव करेगा। तो यहाँ पर हम बात पहले कर चुके हैं कि सेल के अंदर साल्ट की तादाद ज्यादा है तो वाटर मूव्स इनटू द सेल, और डेफिनेटली बात है अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा, यानी सेल जो है वो तन जाता है। उसके बाद सेकंड जो एनवायरनमेंट आता है उसे हम कहते होते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है? द मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द सेल सोल्यूशन। अगर सेल सोल्यूशन की निस्बत उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो या उसके अंदर साल्ट की तादाद ज्यादा से ज्यादा मौजूद हो तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स इन द एक्सटर्नल सोल्यूशन, तो इसमें क्या होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो सोल्यूशन जो साल्ट्स की तादाद है वो ज्यादा होगी बनिस्बत किसके? सेल सोल्यूशन के। इसका थर्ड पॉइंट जो होता है वाटर मूव्स इनटू आउट ऑफ द सेल। जो सेल जो होगा वो क्या करेगा? वो सेल पानी जो पानी होगा वो सेल से बाहर की तरफ मूव करता है।
सेम उसी तरह से जिस तरह से हाइपरटोनिक के अंदर वो सॉल्ट को फॉलो करता है, वो अंदर की तरफ आया था, तो यहाँ पर वो सॉल्ट को फॉलो करता है, वो सेल को लीव करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चले जाएगा। तो डेफिनेटली बात है, अगर सेल जो है वो वाटर लूज करता है तो वो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, वो मतलब जो है वो पिचक जाता है। थर्ड एनवायरनमेंट जो होता है उसे हम आइसोटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि दैट कैन बी डिफाइंड एज द सेल सॉल्यूशन इज द सेम एज द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। अगर दोनों एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोनों एनवायरनमेंट के अंदर अगर दोनों के अंदर सॉल्ट्स की तादाद एक जैसी है, दोनों का सॉल्यूशन जो है वो एक जैसा होता है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को या ऐसे एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इसके अंदर ये होगा कि सेल सॉल्यूशन और एक्सटर्नल सॉल्यूशन दोनों का जो है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर बराबर होगी। तो इसका मतलब यह है कि वाटर जो है वो एक ना अंदर की तरफ मूव करेगा ना बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो सेल होगा वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी जो है वो अपनी सूरत हाल के अंदर पाया जाता है, यानी एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर ही वो रह सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है कि होम्योस्टैसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो है वो बॉडी एक नैरो रेंज के अंदर अपनी तमाम तर यानी कि सॉल्ट, वाटर और टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती होती है। होम्योस्टैटिक एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आने वाले जो उतार चढ़ाव होता है उससे बचाता है। उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। मेजर इसकी जो मैकेनिज्म है उनको तीन है। ऑस्मोरेगुलेशन जो वाटर एंड सॉल्ट को रेगुलेट करती है, एक्सक्रीशन जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करती है, थर्ड जो है वो थर्मोरेगुलेशन है जो कि टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज के अंदर जो है वो उसको मेंटेन किया जाता है। उसके बाद लिविंग और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से हम इसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। मोस्टली ये शॉर्ट के अंदर भी आता होता है, डिफाइन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे ये मोस्टली डिफरेंशिएशन के अंदर आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट या आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। इनमें से कोई भी दो टेक्निकल टर्म्स उठाकर वो डिफरेंशिएशन के अंदर दे सकता है। और हाँ, एक और बात यहाँ पर इस चैप्टर 15 के अंदर इसके अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें तो इसमें से 2 एमसीक्यूज आते हैं जी, उसके बाद 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में से 12 नंबर का पेपर जो है वो आता होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से 12 नंबर का पेपर, यानी अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लेते तो आपके 12 नंबर तैयार हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक एंड फर्दर डिस्कशन विल बी डिस्कस्ड इन द ग्रुप। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।